हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर हम लोग गुप्त काल में जो आपकी संस्कृत साहित्य का विकास होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। तो क्लास को एंड तक देखना, क्लास में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं और बहुत बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज भी होने वाली हैं, ठीक है ना। पता है गुप्त काल में जो साहित्य की भाषा थी, संस्कृत, माफी चाहूंगा, संस्कृत थी। और संस्कृत साहित्य का विकास होता है। बात करते हैं रामायण का। तो रामायण का पहला विधिवत उल्लेख जैन और बौद्ध लेखकों द्वारा मिलता है। वाल्मीकि रामायण मौलिक रूप से इसमें 6,000 श्लोक आपके थे, बाद में 12 हो गए, बाद में 24 हो गए, है ना। गुप्त काल की रचना मानी जाती है। महाभारत काल की बात, अभी तो पहले आपके मौखिक रूप से, पहले क्या ये सभी ग्रंथ मौखिक रूप से आपके चले आ रहे थे, क्या मौखिक। अब आपके यहाँ पे लिपिबद्ध होना शुरू हो जाएंगे, इस बात को भी आपको याद रखना है। महाभारत की बात करूँ तो इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अश्वलायन ने अपने गृहसूत्र में किया था, पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी में किया था। और महाभारत को परंपरागत रूप से व्यास की कृति माना जाता है। आरंभ में इसमें 8,880 श्लोक थे, इसको नाम जय संहिता दिया जाता था। बाद में बढ़कर जब 24,000 श्लोक हुए तो इसका नाम भारत पड़ गया। और जब 1 लाख श्लोक हुए इसमें, तो इसको क्या सहस्त्र संहिता कहते हैं अथवा महाभारत कहते हैं। तो इसको आपको क्रम में रखना है, 8,800, 24,000 और 1 लाख। ऊपर क्या था आपका, ऊपर देखो, आपका ऊपर था आपका क्या, 6,000, 12,000, 24,000। यहाँ पे क्रम आपको क्लियर है, पर नीचे आपको 8 से सीधे 24 पहुंच रहा है, फिर आपका 1 लाख पे पहुंच रहा है। इस बात को आप कर रहे हैं, भूलना नहीं है। रामायण और महाभारत दोनों काव्यों का अंतिम संकलन कब, 400 ईस्वी के आसपास माना था। दोनों में क्या, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पुराण की बात करते हैं तो पुराणों का अंतिम संकलन बेटा गुप्त काल का माना जाता है। पूछा क्या, कब, गुप्त काल का। पुराणों की रचना एक व्यक्ति ने की है, परंतु बहुत सारे व्यक्तियों ने की है, लेकिन इनका जो रचना का श्रेय दिया था, किसको दिया जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दिया जाता है। किसको बेटा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को इसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। इस बात को आपको रखना है। आगे बात करूं तो पुराणों का संकलन करता लोमहर्षि ऋषि को कहा जाता है और उग्रश्वा को माना जाता है। क्या रचनाकार किसको, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, और लोमहर्षि आपके और उग्रश्वा को संकलन करता माना जाता है। विष्णु पुराण में आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में आपको गुप्त काल की जानकारियां मिलती है। पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों को हम लोग क्या पंचम वेद के नाम से जानते हैं। पुराणों को क्या पंचम वेद के नाम से जानते हैं। इसमें सर्ग होता है, पितृसर्ग होता है, इसमें क्या 5 प्रकरण होते हैं, 5 प्रकरण होते हैं आपके। सर्ग, पितृसर्ग, वंश, मनवत्तर और आपका वंशानुचरित। तो सर्ग में आपकी सृष्टि की कहानी, पिति सर्ग में आपको प्रलय के बाद पुष्टि, पुनः सृष्टि चयन की कहानी, वंश देव और ऋषियों की कहानी, मनवत्तर आपका विभिन्न कालों के मनुओं की कहानी, और वंशानुचरित आपका विभिन्न राजवंशों एवं संबंधित शासकों की कहानी आपके पास होती है, ठीक है ना। और आप सर्ग का मतलब क्या होता है, सर्ग में आपका सृष्टि की कहानियां होती है कि आपकी जो सृष्टि है इसकी रचना कैसे हुई है, किस प्रकार से देवताओं ने सृष्टि को बनाया है। पितृ सर्ग में आदि सृष्टि का प्रलय हो गया था, उसके बाद कैसे सृष्टि की रचना होती है। वंश में आपका देव और ऋषियों की कथा मिलती है। मन वनत्तर में आपको विभिन्न कालों के मनुओं की कहानियां मिलती है। और वंशानुचरित में आपको विभिन्न राजवंशों और संबंधित शासकों का वर्णन मिलता है। यहाँ पे वंश और वंशानुचरित, इसको आपको याद रखना है। जो वंशानुचरित होता है यही आपके इतिहास निर्माण में उपयोगी होता है। मैं अभी इंटरव्यू मेरे क्वेश्चन पूछा गया था और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से गलत करके आया था, बहुत अच्छे तरीके से। वहीं पे मेरे को लग रहा था आज मेरे को जूते पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। पुराणों के वर्णन की बात करते हैं तो पुराणों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ रजस पुराण होते हैं, कुछ सात्विक पुराण होते हैं, कुछ तामस पुराण होते हैं। तो रजस पुराण में आपके ब्रह्म विषयक 6 पुराण आपके होते हैं, जिसमें रजगुण से संबंधित होते हैं। सात्विक आपके विष्णु विषयक 6 पुराण आपके सात्विक गुण। तमस पुराण आपके शिव संबंधी तमस गुण। अच्छा, टोटल कितने पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी बताओ आप लोग। गुप्त काल में अनेक स्मृति ग्रंथों का संकलन होता है। इनमें से विष्णु स्मृति आती है, नारद स्मृति आती है, बृहस्पति स्मृति आती है। ये सामाजिक आर्थिक विधि के ग्रंथ है आपके। बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास चंद्रगुप्त के दरबारी थे। वे उज्जैन के ब्राह्मण एवं शैव मतावलंबी थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास का उल्लेख एवल प्रशस्ति से मिलता है। यह 7वीं शताब्दी का अभिलेख है। इसकी रचना रवि कीर्ति द्वारा की जाती है। रवि कीर्ति ने स्वयं को 2 विद्वानों से प्रभावित माना है, कालिदास से भारवी ने। आपसे पूछा गया है कि भैया जो आपका एहोल प्रशस्ति मिलती है, इस पर आपको किसके कालिदास का उल्लेख मिलता है। किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। अच्छा, एहोल प्रशस्ति किस शासक की है, एहोल प्रशस्ति किस शासक की, बताओ आप लोग, किस शासक की है, ठीक है ना। रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई। इसमें आपको रवि कीर्ति अपनी तुलना किससे करते हैं, कालिदास और भारवी से करते हैं। आपको पूछा गया है यहाँ पे। कालिदास की रचनाओं की बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संगारम,
ये आपकी कालिदास की प्रमुख रचना है। इसमें रघुवंशम में आपको राजा राम की विजयों का वर्णन मिलता है। संभवतः समुद्रगुप्त की विजयों का प्रतीकात्मक अर्थ इसको माना जाता है। कुमार संभव में पार्थिव व शिव की प्रेम कहानी और कुमार कार्तिकेय के जन्म की बात मिलती है। मेघदूतम में आपको प्रेमातुर यक्ष यक्षिणी की कथा मिलती है। ऋतु संहार में आपको 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण मिलता है। कालिदास की नाट्य कृति में आपको कालिदास की 3 प्रमुख नाटकों की कृतियां मिलती हैं। कौन कौन सी कृतियां देखो कालिदास की, देखो आपकी रचना क्या क्या, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। 6 ऋतु की बात करते हैं। यहाँ पे यक्ष की बात मिल जाएगी, ठीक है, प्रेमातुर यक्ष की बात करता है, तो ये यक्ष अपने आप से दूर है, ठीक है ना। मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो यह कालिदास की पहली नाटक कृति थी। इसमें पुष्पमित्र शुंग ने पुत्र अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा का वर्णन किया था। यह कृति क्या शुंग वंश के इतिहास से संबंधित थी। विक्रम वर्षिम की बात करते हैं तो इस कथा में और वर्षी व पुरोड़ा की कहानी आपको मिलती है। इसमें राजा विक्रम की प्रणय कथा का वर्णन आपको मिलता है। फिर से सुनना, मालविका अग्निमित्र नाटक है इनका, उसमें शुंग के साथ अग्निमित्र मालविका इनकी कहानी मिलेगी आपको। विक्रम वर्षी विक्रम और पुरोड़ा की कहानी मिलेगी आपको, ठीक है ना, प्रवसी और पुरोड़ा की कहानी मिलेगी। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृति मानी जाती है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम भ्रय विवाह का वर्णन आपको इसमें मिलता है। अन्य कृतियों बात करते हैं गुप्तकालीन तो कीर्ता अर्जुनियम किसकी रचना, भारवी की रचना है। भारवी की रचना है। भारवी मूलतः दक्षिण भारत से संबंधित थे, लेकिन इनकी गतिविधियां उत्तर भारत में। हमने जब गुप्त काल के स्रोत पढ़े तब इनके नाम पढ़े थे अपन, याद है। कीर्ता अर्जुन में महाभारत के वन पर्व की जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक की रचना है बेटा, नीतिसार कामंदक की रचना है। विषय वस्तु राजनीति है और राजनीतिक सिद्धांत है। इसकी विषय वस्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र के समान है। अर्थशास्त्र की लघु टीका भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य का परिचय मिलता है। एक गुप्तकालीन प्रशासनिक सिद्धांत व न्याय व्यवस्था को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौमुदी की बात करूं तो कौमुदी महोत्सव गुप्तकालीन महिला लेखिका वज्जिका की रचना है। किसकी बेटा, वज्जिका की रचना है। कौमुदी महोत्सव किसकी बेटा, गुप्तकालीन महिलाएं लेखा है उसकी वज्जिका की रचना है। कौमुदी महोत्सव में गुप्तों के मूल उद्भव पर प्रकाश डाला गया है। कामसूत्र की बात करते हैं तो कामसूत्र बादशाह की रचना है। इसमें गुप्तकालीन समाज के काम संबंधी विचारों की जानकारी मिलती है। यह ग्रामीण व शहरी लोगों के मध्य मतभेद व नगरीय जीवन की जानकारी आपको देता है। बात करते हैं मिचकटकम की, तो मिचकटकम क्या भी आपकी गुप्तकालीन साहित्य रचना है। प्रेम और सुखांत जीवन का वर्णन मिलता है। इसका प्रमुख अपवाद शूद्रक है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटकम आपको माना जाता है। यार मृच्छकटकम इसमें गरीब ब्राह्मण साधवा चारुदत्त गरीब बसंत सेना की जानकारी मिलती है आपको। एक तो पता है ब्राह्मण ने यहाँ पे भैया व्यापारी है, तो बात तो आपको एक बात है और चल रही भैया कि ब्राह्मण क्या अपनी परंपरा को छोड़ रहे हो, व्यापारी व्यापार बन रहा है, नंबर 1। और दूसरा क्या गरीब का किससे वसंत सेना से प्रेम करता है, उसकी कहानी आपको मिलती है। इस ग्रंथ में क्या दरबारी परंपरा महाव्युत्कर्मा का परित्याग करते हैं, ठीक ना। इस ग्रंथ में क्या दरबारी परंपरा महाकाव्योचित गरिमा का परित्याग किया गया है। मतलब जो दरबारी परंपरा लिखी जाती है, दरबारी परंपरा में काव्य शैली उनका त्याग किया गया है। एक आम जीवन की व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है। इसमें उच्च वर्ग के पास संस्कृत बोलते थे और शुद्ध महिलाएं अशुद्ध वर्ग के लोग प्राकृतिक बोलते थे। अमर कोश अमर सिंह का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण शब्दकोश है। इस ग्रंथ में आपको कृषि पद्धति की जानकारी मिलती है। तो अमर कोश हो गया, मृच्छकटकम हो गया, ठीक है ना, शूद्रक का, कामसूत्र हो गया, वात्स्यायन का, कौमुदी आपका कौमुदी महोत्सव हो गया, वज्जिका का कौमुदी महोत्सव। इसकी बेटा लेखक वज्जिका है। कौन बेटा, वज्जिका है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारी बुक्स आपने पढ़ ली, कौमुदी, कामसूत्र, मृच्छकटकम, अमरकोश, नीतिसार, कीर्ता अर्जुनियम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम पढ़ लिया आपने। चलो आते हैं अपन किस पे, सर दर्शन पे। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बट बहुत बड़ी चीज है। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में रखा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ना। तो भारतीय दर्शन 6 दर्शन महत्वपूर्ण, इनको आस्तिक दर्शन मानते हैं। क्या इनको आस्तिक दर्शन मानते हैं। अच्छा, जैन और बौद्ध को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक मानते हैं। तो जैन और बौद्ध आपके नास्तिक दर्शन में आते हैं। जो जैन और बौद्ध आपके नास्तिक दर्शनों में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बट आपके जो छठ दर्शन है आपके आस्तिक दर्शनों में है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक ना, वेदांत। इसमें क्या है, आपको जो क्वेश्चन बनता है, नंबर 1 कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है, आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है। नंबर 2 कौन सा ग्रंथ आपके पास है, और कोई यदि यहाँ पे महत्वपूर्ण खोज हुई है, ठीक है, तो वो आपसे पूछा था। बस 3 चीज आपको याद रखनी है आपके एमपी एपी एग्जाम के लिए। देखो आप बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अधिक जोर देता है। मतलब भाई
न्याय फिलोसफी में वैसे जस्टिस लॉजिक पे काम करेगा, ठीक ना, एपिस्टोमोलॉजी पे काम करेगा। इस दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम या अक्षपाद माने जाते हैं। महर्षि गौतम द्वारा जो रचना रची गई कौन सा है? न्याय सूत्र आपका है। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन और ज्ञान की प्राप्ति का प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। गंदेश उपाध्याय द्वारा रचित तत्व चिंतामणि से नव्य न्याय की शुरुआत होती है। क्या? गंदेश उपाध्याय द्वारा रचित तत्व चिंतामणि से नव्य न्याय की शुरुआत होती है। बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो वैशेषिक दर्शन क्या बेटा? न्याय दर्शन का पूरक माना जाता है। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का पूरक माना जाता है, संभवतः न्याय दर्शन से अधिक प्राचीन माना जाता है, ठीक ना, याद रखना। यह एक प्रकार का परमाणु दर्शन है जो कि भौतिक जगत और विकास से संबंधित बता जानकारी देता है। इस दर्शन में भारत के भौतिक शास्त्र के अध्ययन में प्रेरित किया था। अब देखो यही भी आप कह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन किससे? भैया के भौतिक शास्त्र से संबंधित है, एटॉमिक फिलोसफी से, एटम से संबंधित है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। बात करें तो वैशेषिक दर्शन में कुछ 7 पदार्थों की बात की गई है। इन दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या होने के कारण से क्या वैशेषिक कहा गया है। इसके प्रणेता कौन? मेरा उल्लूक है, कणाद है, कणाद है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन? कणाद आपके हैं। कणाद द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल आधार है। बात करते हैं प्रशस्त द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह इस धर्म का महत्वपूर्ण अंत है। प्रशस्त पाद द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह किस बेटा? आपका इसका मूल आधार है। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन संभवतः प्राचीन भारतीय दर्शन है। क्या बेटा? आपका प्राचीन भारतीय दर्शन है। इस दर्शन में तत्वों की संख्या, कारकण सिद्धांत और आपके विकासवाद, पुरुष प्रकृति सिद्धांत का विश्लेषण किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? बेटा कपिल मुनि माने जाते हैं। कपिल मुनि माने जाते हैं और कपिल मुनि रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका इस दर्शन का मूल आधार है। इस दर्शन का मूल आधार ग्रंथ माना जाता है। कौन? ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका इस दर्शन का मूल आधार ग्रंथ है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। जगत का विकासवादी क्रम से माना जाता है। सांख्य दर्शन कुछ 25 तत्वों की बात की गई, 25 तत्वों की बात की है। 3 गुणों को महत्व दिया गया है, रजोगुण, तमोस गुण और सत्वगुण। आपने देखा पुराणों की रचना भी इस प्रकार से की गई है। रजत आपके, तमत्त आपके, सतत आपके पुराण, ठीक ना। सांख्य दर्शन पर जैन धर्म का प्रभाव अधिक माना गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जैन धर्म का संबंध सांख्य दर्शन से जोड़ते हैं लोग। योग की बात करें तो योग और शारीरिक विज्ञान की बात करते हैं। पतंजलि हो गया, पतंजलि का योग सूत्र हो गया। बाद में व्यास द्वारा इसमें संशोधन किया गया। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तरह द्वैतवादी है। यह सांख्य दर्शन के तत्व शास्त्र को पूर्णतः स्वीकार करता है, लेकिन इसमें ईश्वर को भी स्वीकार करता है। इसी कारण योग दर्शन को सैरेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। क्या? थेडरस सांख्य भी कहा जाता है। इसकी विपरीत सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन को क्या? योग दर्शन को सैरेश्वर और सांख्य को निरीश्वर सांख्य। ये आपको शब्द थोड़ा याद रखने हैं, सांख्य को निरीश्वर और योग को सैरेश्वर, ठीक है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा की बात करते हैं तो मीमांसा दर्शन ने वेदों की प्रतिष्ठा करने का काम किया है। यह पूर्णतः वेदों पर आधारित ग्रंथ है। तो इसमें वेद के कर्मकांडी पक्ष, अनुष्ठानिक पक्ष की व्याख्या की जाती है। इसी कारण इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। कर्म मीमांसा किसको? मीमांसा को। इसके विपरीत वेदांत को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। वेदांत को ज्ञान मीमांसा, ठीक है ना। सुनो, मीमांसा दर्शन वेदों को प्रतिष्ठित करने का कार्य है। यह पूर्णतः वेद आधारित है। इसमें वेदों के कर्मकांडी पक्ष और अनुष्ठानिक पक्ष की व्याख्या की गई है। इसी कारण इसको कर्म मीमांसा कहते हैं और इसके विपरीत वेदांत को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। जैमिनी को मीमांसा धर्म का प्रणेता मानते हैं। जैमिनी द्वारा रचित मीमांसा सूत्र इससे संबंधित है। यह ग्रंथ मीमांसा दर्शन का मूल रूप स्पष्ट करता है। सबर स्वामी इस दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं, ठीक ना। और मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य में आपको प्रभाकर मिश्र मिल जाएंगे, कुमार भट्ट मिल जाएंगे आपको। और मीमांसा दर्शनों में मंत्रों की महत्व की जानकारी आपको मिलती है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों में कई कई बातें क्या होती है? सदा सत्य होती है, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्या होती है? सदा सत्य आपकी होती है। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कौन कौन सा आपका हो गया, फिर से रिवाइज करो। आपका सबसे पहले पढ़ा हमने न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम, अक्षताप, न्यायसूत्र, तत्व चिंतामणि से नव्य न्याय की बात की है। गंगेश उपाध्याय का तत्व चिंतामणि, गंगेश उपाध्याय का तत्व चिंतामणि। वैशेषिक दर्शन में परमाणु दर्शन, भौतिक शास्त्र, ठीक ना, उल्लूक की बात की है। प्रशस्त पाद के पदार्थ धर्म संग्रह की बात की। अब देखो यहाँ पे आपको काम क्या होता है, जैसे आपके काम क्या है, आप तुरंत आपने टॉपिक पढ़ा, एक यहाँ पे ग्राफ बनाओ। इस ग्राफ में क्या करो? सठ दर्शन लिखो। यहाँ पे उसका देने वाला कौन है भैया, या उसका क्या बोलते हैं प्रतिपादन करने वाला कौन है, दार्शनिक कौन है, वो ये लिख लो। अन्य प्रमुख आचार्य लिखो,
यहाँ पे ग्रंथ लिखो, ग्रंथ लिखो, ग्रंथ ऐसे आपको बनाना है। साथ में एक अन्य विशेषता लिखो, ये कहाँ भौतिक बात की बात कर रहा है, कहाँ पे वेदों की बात कर रहा है, कहाँ पे वेदों की विपरीत बात कर रहा है, ठीक है ना। अंत में आता है आपका उत्तर मीमांसा वेदांत। तो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन को कहा जाता है। इसके लिए वद्य नारायण प्रमुख प्रतिपादन करता है। इसके प्रमुख व्याख्याता गौड़पाद हैं। बद्ध नारायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। बाद में आचार्य शंकर व रामानुज भी ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत कहलाता है। शंकराचार्य का मत क्या अद्वैत वेदांत कहलाता है। रामानुज का मत विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है। देखो आचार्य शंकर भी इससे जुड़ गए, रामानुज भी जुड़ गए। शंकराचार्य का क्या अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्ट विशिष्ट द्वैत कहलाता है। शंकराचार्य का ज्ञान को मोक्ष, ठीक है ना, शंकराचार्य ज्ञान को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का मुख्य मार्ग मानते हैं और रामानुज भक्ति को मानते हैं। तो आगे ना मैंने जो आपको सेंटेंस बोला बनाने का, यहाँ पे लग क्या पूरा कि न्याय गौतम का है, वैशेषिक कणाद का है, सांख्य कपिल का है, योग पतंजलि का है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा वेदांत का है। मूल सूत्र न्याय, वैश्विक सूत्र, सांकारिक योग सूत्र, योग सूत्र, मीमांसा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। अब आपको एक और जोड़ना है, प्रमुख अन्य आचार। प्रमुख अन्य आचार्यों का नाम जोड़ो आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको उत्तर मीमांसा में कौन आ गया आपके, शंकराचार्य आ गए, आपके रामानुज आ गए, कौन शंकराचार्य रामानुज आपके आ गए। यहाँ पे जैमिनी के साथ कुछ और था आपको, देखो यहाँ पे जैमिनी के साथ कौन था बेटा आपका, प्रभाकर मिश्र आपके थे, सवर स्वामी थे आपके, ठीक है, कुमारिल भट्ट थे, ठीक नहीं थे, कौन प्रभाकर भट्ट, सवर स्वामी, ऐसे आपको नाम लिखना है। पतंजलि के साथ कौन कौन आया था, कपिल के साथ कौन कौन आया था, कणाद के साथ कौन था, पक्षपात के साथ कौन कौन था। देखो फिर से देखो, एक बार फिर से देखो आप लोग। ये शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके होते हैं। ये देखो न्याय दर्शन में गंगेश उपाध्याय आपके आ गए थे। वैशेषिक में कौन आ गया बेटा, गंगेश के साथ साथ आपका यहाँ पे प्रशस्त आपके आ गए। सांख्य में कौन आ गया बेटा आपका, सांख्य में ईश्वर कृष्ण आपके आ गए। योग दर्शन में कौन आ गया, पतंजलि आपका आ गया। और इनके साथ आपको संश्लेषण आपके दो नए शब्द आपके आ गए थे यहाँ पे। व्यास महोदय यहाँ पे नए आ गए थे, व्यास। पूर्व मीमांसा में आपके जैमिनी के साथ सवर स्वामी, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट आपके आ गए थे, कुमारिल भट्ट। और उत्तर मीमांसा में आपके आचार्य शंकर साय, ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व सामने आ गए थे। अब देखो एक्चुअली पीडीएफ है तो आपको 12 ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। प्रिंट आपने निकाल लिया होगा ना, तो प्रिंट देखो एक पेज पे इतना सारा डाटा मिल जाएगा आपको, तो आपको 12 इतने लिखने की नीड भी नहीं है। आप तुरंत ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, पेज को पलट सकते हो, है कि नहीं। इसलिए मैं पीडीएफ पहले भेज दो, प्रिंट निकाल लो इसको। अब आते हैं गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं गुप्त काल में, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे और बहुत सारा बड़ा टॉपिक है। देखते कौन कौन है भैया, देखो सब व्यक्तित्व यहाँ पे आप क्या धनवंतरी से लेकर हर चीज, ठीक है ना। तो आते विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, किस बात है अपन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किस पर, ये आगे कहाँ गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। अब भाई विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत आपको प्रमाण मिले, गणित का, खगोल शास्त्र का, ज्योतिष का। सबसे महत्वपूर्ण आपको महरौली लोह स्तंभ मिला। यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये इतना अच्छा स्टील कि आज भी आपको दिख रहा है, लोहा आपको आज भी दिख रहा है वहां का, कि जो वहां पे आपको लोह स्तंभ बनाया गया महरौली का, आज भी आप खड़ा देख सकते हो। इतनी बरसात के बाद, जलवायु परिवर्तन के बाद आपको सीधा दिख रहा है। तो गणित और खगोल विज्ञान की बात करते हो, आर्यभट्ट दिख जाएंगे आपको, प्राइमरी दिख जाएंगे, ब्रह्मगुप्त दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। बात करते हैं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट अपने समय के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी प्रमुख रचना कौन थी, आर्यभट्टियम थी। इनकी प्रमुख रचना आपकी आर्यभट्टियम थी। आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी क्या गोल है पर अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए दिन और रात होते हैं, इसलिए दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहण के संबंध में राहु ग्रास के जन विश्वास आधारणा को गलत सिद्ध कर दिया। राहु ग्रास की जन विश्वास आधारित धारणा को गलत कर दिया कि राहु ने, जब वो क्या, राहु ग्रास मतलब जो आपका चंद्रग्रहण होता है, सूर्यग्रहण होता है, तो राहु अपने मुंह में सूर्य को खा लेता है, ठीक है ना। ग्रहण संबंधी सिद्धांत की बात करूं तो आर्यभट्ट के अनुसार चंद्रग्रहण उस समय होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में आ जाता है। जब पृथ्वी पृथ्वी क्या, सूर्य व चंद्रमा के मध्य में आती है, सन और मून के मध्य क्या आती है, पृथ्वी आती है। बिल्कुल भाई, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में इसकी परछाई यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको चंद्रमा दिखेगा नहीं, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो है नहीं है, तो चंद्रग्रहण होता है। बिल्कुल सही बात है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। इस प्रकार आर्यभट्ट ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप तथा ग्रहण की वैज्ञानिक प्रक्रिया की व्याख्या की है। आर्यभट्ट ने आपके दशमलव प्रणाली की विवेचना की है। आर्यभट्ट शून्य व
शून्य दशमलव सिद्धांत गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसार के गणित के इतिहास में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण इतिहास है। बात करते हैं बराहमीर आर्यभट्ट के बाद गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष बराहमीर थे। बराहमीर ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय किया है। उन्होंने रोमन और पॉलिश नामक सिद्धांतों की विवेचना की है। रोमन और पॉलिश सिद्धांतों की विवेचना की, इस बात को आपको रखना है। इस समन्वय के कारण क्या हुआ, भारतीय ज्योतिष का महत्व बढ़ता है। बराहमीर के प्रमुख ग्रंथों की बात करूं, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, बृहत जातक, बृहत संहिता, योग माया, विवाह पटल, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका की बात करते हैं तो बराहमीर अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में पांच प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों की बात करते हैं। कौन से? पैतामय सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत और रोमन सिद्धांत। क्या? पैतामय सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत, रोमन सिद्धांत। इनमें दोनों सिद्धांत भी आपको मिले बाहर से लिए हुए। ज्योतिष की शाखाओं की बात करूं तो तंत्र, होरा और संहिता। बराहमीर के ज्योतिष शास्त्र में 3 शाखाओं की जानकारी मिलती है, तंत्र, होरा और संहिता। जो आपकी तंत्र होता है इसमें गणित ज्योतिष की बात की जाती है, होरा में आपकी जन्म पत्री की बात की जाती है और संहिता में आपकी फलित ज्योतिष की बात की जाती है। बृहत जातक, तो बराहमीर द्वारा जो बृहत जातक लिखा गया है विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। क्या? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द साइंस एंड द आर्ट। क्या? बृहत जातक। ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त आपके एक गणितज्ञ थे। इन्होंने ग्रेविटी सिद्धांत को दिया है, द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी कहे जाते हैं, फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहे जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी दिया है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की है। खंड कादक और ध्यान ग्रह इनकी अन्य रचना है। ब्रह्मगुप्त क्या? खंड कादक और न्याय ध्यान ग्रंथ इनकी रचना है। भारतीय खगोल शास्त्र अब अरबों तक प्रसार हो चुका था। देखो लिखा ना, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ भारत में प्रचलित थे, अरबी भाषा में इनके अनुवाद किए गए। इस अनुवाद के माध्यम से क्या हुआ, भारतीय खगोल शास्त्र कहाँ पे, अरबों के पास पहुंचा, अरब लोगों के पास। और इस पर भारतीय गणित खगोल शास्त्र के प्रसार में ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में खगोल शास्त्र में प्रयोग होने वाले उपकरणों की व्यवस्थित उपयोग की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त खगोलीय तत्वों की गणना विधि भी यहाँ पे बताई गई है। पृथ्वी के घूर्णन संबंधी विचार, तो ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने और प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होने की व्याख्या की है। ठीक है ना। चंद्रग्रहण की व्याख्या किसने की है? आर्यभट्ट ने। और सूर्योदय सूर्यास्त की व्याख्या इन्होंने। हालांकि ध्रुव पे घूमने की व्याख्या इन्होंने भी की और उन्होंने भी की है। आर्यभट्ट अन्य गुप्तकालीन ज्योतिष तो आपको कुंडरंग मिलेंगे, निशुल्क मिलेंगे, लालदेव मिलेंगे, ठीक है ना, लालदेव मिलेंगे। ये आपको कौन मिलेंगे बेटा? कौन मिलेंगे आपको? गुप्तकालीन ज्योतिष में। अब आते चिकित्सा विज्ञान पर, मेडिकल साइंस पर। तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रसार पश्चिम की ओर हुआ और पश्चिम एशिया से चिकित्सकों ने इसमें बसी सोची ली। गुप्तकालीन चिकित्सा, रसायन, आयुर्वेद में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। बात करते हैं नागार्जुन की, तो नागार्जुन या नागसेन ये रसायन शास्त्रीय और धातु विज्ञान वेत्ता कहे जाते हैं। याद रखना, नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया है। नागार्जुन ने क्या? रस चिकित्सा, ये नागसेन कहे जाते हैं, मूलतः नागसेन माना जाता है। रस चिकित्सा का आविष्कार किया है। उन्होंने अवधारणा दी कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसी खनिज धातुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस धातु का चिकित्सा में प्रयोग करके उन्होंने रोगों का उपचार किए जाने की बात की है। इन्होंने पारे की खोज की है। मरकरी खोज नागार्जुन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार थी। यह खोज रसायन शास्त्र तथा आयुर्वेद के इतिहास में युगांतरकारी घटना थी। बात करते धन्वंतरी की, तो एक आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। आप बताओ, एमपी में धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बताओ एमपी में। वे चंद्रगुप्त विख्यात की राजसभा के प्रमुख चिकित्सक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सुश्रुत संहिता थी और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विस्तृत जानकारी मिलती है। बात करते हैं पशु चिकित्सा की, तो गुप्त काल में पशु चिकित्सा में विस्तृत अध्ययन किया। इस काल में अश्व, गज, गौ, मृग, शेर, भालू, गरुड़, हंस, बाज इत्यादि की रचना की जाती है। किस पे आ गए? एनिमल हस्बेंड्री पे आ गए, एनिमल वेटरनरी साइंस पर आ गए। ठीक ना। पाल्यकापकृत गज चिकित्सा, जो पाल्यकाप की रचना है गज चिकित्सा, गजों के बारे में जानकारी मिलती है। बृहस्पति की गज लक्ष्य, इसमें आपको जानकारी मिलती है। बात करते हैं धातु की, तो धातु प्रौद्योगिकी में आपको सबसे महत्वपूर्ण मिलेगा मैरोली का लोह स्तंभ, ठीक ना, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। गुप्तकालीन निर्मित तलवारों का निर्माण पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप तक किया जाता था। इस बात को आपको रखना है। तो देखो अपन ने क्या देखा भैया, अपन ने खगोल देखा, गणित देखा, ज्योतिष देखा, मेडिकल देखा, पशु चिकित्सा भी देखी, अपन ने धातु भी देखा। अब आते हैं गुप्त काल की वस्तुकला और स्थापत्य कला। तो गुप्त कला में वस्तुकला और स्थापत्य कला की बात करते हैं तो गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, पता है आपको। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, चित्रकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था। बात करते हैं स्थापत्य कला में,
तो मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। अधिकांश मंदिरों की छतें कैसी सपाट थी आपकी, अभी सपाट, आपको शिखर नहीं मिलेगा, पिरामिड नहीं मिलेगा, आपको सपाट मिलेगा। हालांकि 472 में मंसूर अभिलेख में शिखरों की चर्चा मिलती है। मंसूर अभिलेख किसका बेटा बताओ जल्दी से। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का पहला एग्जाम्पल देखने को मिला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल में मंदिर एक बड़े चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर के चारों ओर सीढ़ियां लगी होती है। मंदिर के क्या, एक चबूतरा है, इस चबूतरे के चारों ओर सीढ़ियां हैं और इस सीढ़ियों के ऊपर आपको एक मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक ना। मंदिर का बाहरी भाग स्तंभ अलंकृत होते थे, जबकि मंदिर की भीतरी दीवारें सादा, मतलब जो बाहरी दीवार आपकी है उस पर कुछ आर्ट आपको दिखेगा, कुछ कलाकृति आपको दिखेगी, लेकिन आंतरिक भाग है वो प्लेन दीवार आपको मिलेगी, ठीक है ना। मंदिर की यदि आपको देखना, मेरी आईडी पे जाके आप देखना देवगढ़ के मंदिर, मैंने पूरा ब्लॉग डाला हुआ तो पहले, यदि हटा नहीं है तो देखना इंस्टाग्राम पे। मंदिर के द्वार पर, द्वारपालों के स्थान पर गंगा यमुना प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर की चौखट पर शंख और चक्र की आकृति आपको मिलेगी। गुप्तकाली मंदिरों का सर्वोत्तम उदाहरण आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 12 मीटर मानी जाती है। अभी आपके जो भाई याद करना, आपको प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर याद करने, कौन सा मंदिर कहाँ पे है। भूमरा का शिव मंदिर, पहली बात तो कौन सा मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है और कहाँ पर स्थित है। मोस्टली एमपी के यहाँ पे आपको मिलेंगे। बुमरा का शिव मंदिर सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, नचनागोड़ा का पार्वती मंदिर पन्ना जिले में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, खोई मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, लड़खान मंदिर इवोल के समीप, सिरपुर मंदिर रायपुर के निकट, भीतरगांव मंदिर कानपुर के समीप। अभी आपका पेपर वन आया था जुलाई, अभी 12 तारीख को जो पेपर हुआ है, और सब पेपर वन में मंदिर बहुत सारे आपसे पूछे हैं, तो आपको उसमें मंदिर ए आपके सामने, ठीक ना। बात करते हैं मूर्ति कला की, तो गुप्त काल में मथुरा व सारनाथ में व पाटलिपुत्र में बहुत सारी मूर्ति आपको मिलती हैं, ठीक ना। गुप्तकालीन मूर्ति कला का जो आधार था मथुरा मॉडल था। गुप्त काल में मूर्तियां कुशलकालीन नग्नता और कामुकता का पूर्णतः लोप हो चुका था। वहां पे आपको नग्नता और कामुकता देखिए उनका लोप हो गया, गुप्त काल में आते थे। शारीरिक आकर्षण को छुपाने के लिए मूर्तियों को वस्त्रों का प्रयोग किया गया। बिहार में सुल्तानगंज की मूर्ति मिलती है आपको तांबे की, लगभग 7.5 फीट की। किसकी बेटा आपकी गुप्तकालीन मूर्ति। अब देखो गुप्त काल में यदि आपको तकनीक की बात करना है तो इसमें आप लोग क्या जोड़ सकते हो, आपकी मूर्ति भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। इस मूर्ति को आप लोग जोड़ सकते हो, तांबे की मूर्ति को, जो सुल्तानगंज से मिलती है, ठीक ना। यार दीदारगंज की प्रतिमा आपकी मौर्योत्तरकालीन थी, जो कि आपकी धातु उसकी पत्थर की थी। ये आपकी क्या भैया सुल्तानगंज की तांबे की प्रतिमा है। चित्रकला की बात करते हैं तो अजंता चित्रकला की खोज 1824 में सर जेम्स में, 1824 में किसने, सर जेम्स में खोजी थी। इसका जो संबंध आपका वाकटक और गुप्त शासकों से माना जाता है अजंता चित्रकला का। अजंता चित्रकला का जो साक्ष्य 2वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। गुफा संख्या 16, 17, 19 आपकी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, जब मैंने पेपर वन पढ़ाया था, जो शुरुआती क्लास पढ़ाई थी, वहां पे डिटेल में मैंने पढ़ाया था कहाँ पे कौन सी चित्र मिलते क्या मिलते हैं। तो मुझे भी ऐसा तुरंत ध्यान नहीं रहता, मैं यहाँ पे आपका रट्टा करवा दूं भाई यहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना। वाकटक वंश की बात करते हैं तो सातवाहनों के पतन और चालुक्यों के उदय के मध्य दक्कन में वाकटक राजनीति का उदय हुआ था। अब जी आपके वाकटक का जहाँ पे गुप्त और वाकटक के संबंध एमपी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। गुप्त और वाकटक के संबंध एमपी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आप बताना कि गुप्तों में प्रभावती गुप्त कौन बेटा, प्रभावती गुप्त की शादी किससे होती है, प्रभावती गुप्त कौन थी, प्रभावती गुप्त कौन थी बताओ, ठीक है ना। चलो अब आपको कश्मीर का एक वंश लिया मैंने, कारकोट वंश, एक बहुत महत्वपूर्ण अलग वंश है। ये बहुत विशाल, मैंने पूरा एक भाषा लिखी है, क्यों लिखी है कि इनको आप लोग कहीं से नहीं पढ़ पाते, सोर्स नहीं मिलता, इसलिए मैं डिटेल में लिख दिया। बट आपके एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आएगा, जो पॉइंट महत्वपूर्ण उनको हम लेके चलेंगे, बकाया छोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। इनको आपको पढ़ना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।